यहाँ से हमारा छूट गया था, कुछ टेक्निकल चीज़ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से यहाँ से वीडियो कट गई थी, मतलब बीच में ही बंद हो गई थी जो रिकॉर्डिंग थी। तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट लिख दिया मैंने, उसके आगे 24 मिनट्स का है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो मैं जेल की कंडीशन भारत में बता रहा था इस वाले आर्टिकल से रिलेटेड। जो मैं आपको बताता हूँ, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसने इन्वेस्टिगेशन रिसर्च की प्रपोजल किया एकेडमिक और लीगल एक्सपर्टीज़ 2018 में। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिसेंटली किया, तो उसने एक स्टेटस ऑफ रेडिकल इन इंडिया, फिर उसके बाद एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ द मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ रेमेडीज, द फंक्शन और इम्पैक्ट ऑफ ओपन प्रिजम, मतलब खुली जेल का क्या प्रावधान है, उसके रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं प्रिजनर के, उनको कैसे किया जाए, उसको देखते हुए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत सारी स्टडी उन्होंने की। पहले मैं बताता हूँ, जो आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, ये किसके अंडर आता है। एक थिंक टैंक है जो बताता है कि पुलिस में क्या रिसर्च और डेवलपमेंट आनी चाहिए, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए पुलिस को, कैसे मॉडर्नाइजेशन बनाना चाहिए। 1970 में इसको फॉर्म किया था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये आता है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग पुलिस रिसर्च जो एडवाइजरी काउंसिल है, वो 1966 में फॉर्म हुई थी, उसका ये एक अच्छा रूप है। 1970 में इसको ये बना दिया गया, ब्यूरो वॉज एस्टेब्लिश विद 2 डिवीज़न, इंटरनली 2 डिवीज़न इसके अंदर होती हैं। जैसे ये ब्यूरो है, इसके अंदर 2 डिवीज़न है, एक है रिसर्च स्टैटिक और पब्लिकेशन, और एक है डेवलपमेंट, इसके अंदर 2 विंग हैं। इन 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, डिसाइड करती है क्रिएट ए नेशनल पुलिस मिशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ इसके। तो कुछ मिशन भी हैं, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ये है, इसके बारे में पूरी हो। अब प्रिजनर रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, जैसे क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स इंक्लूड किए गए, रिफॉर्म इन जुडिशरी, रिफॉर्म इन जुडिशल सिस्टम, रिफॉर्म इन, क्योंकि देखो सभी क्रिमिनल से रिलेटेड है, क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड है, तो जुडिशरी रिफॉर्म चाहिए, जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, पुलिस में रिफॉर्म चाहिए, और प्रिजनर जहाँ पे कैदी को रखा जाएगा उसमें भी रिफॉर्म चाहिए। ऑल 3 फॉर्म जो है इक्वल इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए, लार्ज जो आपके प्रिजन्स हैं उनमें रिफॉर्म आने चाहिए। देखो ह्यूमैनिटी सबकी है, डिग्निटी सबकी है, किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने जानबूझ के किया है, किसी से गलती से हो गया, तो एटलीस्ट उसको ट्रीट, अंदर जेल में रखोगे तो एक ट्रीट उसे ऐसे भी ट्रीट करो, एक ह्यूमन नेचर में, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। भले से वो कैदी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो जेल में रहना चाहिए, पर एक उसमें भी एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। प्रिजन इन द रिक्वायरमेंट सेंटर एट द आर्मी ऑफ क्राइम, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कंडीशंस है। NCBRB डाटा भी था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2019 से उसने डाटा निकाला और बोला कि पूरे जो भारत में 1350 फंक्शनल जेल हैं, ठीक है, विद द टोटल कैपेसिटी अप्रॉक्स 4 लाख उनके अंदर जो कैदी हैं, प्रिजनर हैं, ठीक है। बट द एक्चुअल स्ट्रेंथ, उनकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो इतनी है, मतलब कि 70,000 फालतू है। 4 लाख तो कैपेसिटी है किसी चीज़ की, और उसमें से 1 लाख, उसमें 4.78 लाख है। तो यानी कि आप देख सकते हो वो अपनी कैपेसिटी से ओवर क्राउडेड हो रहा है। देखो सबसे ज़्यादा कौन है उसमें, मेल सबसे ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली बात है, वुमेन कम है, और ये आपको देखा गया। उसमें भी जो चीज़ है, जो ट्रायल है, मतलब कि जो जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर ट्रायल चल रहा है, अभी मैं फाइनल नहीं हुआ है केस, कन्विक्टेड नहीं हुआ हूँ, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे नियर अबाउट 3.3 लाख लोग हैं। यानी कि ये मानो 1/3 यानी 2/3 नहीं, पूरे आप ये मानो 75% के आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर भी अंडर ट्रायल में ही हैं वो लोग, कि अभी सज़ा उनको नहीं हुई है, और जो कन्विक्टेड सज़ा हो चुकी है वो ओनली 30% लोग हैं। तो आप ऐसे याद रखो 70% जो लोग हैं, अगर इसे निकालोगे नियर अबाउट आपको आएगा 3/4 के नियर अबाउट जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल हैं। तो यानी कि एक तरह से डिले भी देखा जा रहा है, जस्टिस की वजह से डिले है। अब नीड क्यों है इन रिफॉर्म्स की, देखो ओवर क्राउडेड है, अंडर स्टाफिंग है, दंगा फसाद कितना सुना होगा, कितनी मर्डर हो जाते हैं जेल के अंदर ही, कितने आपको पेंडेमिक बढ़ने की उसमें प्रॉब्लम है कि पेंडेमिक बढ़ सकते हैं, बीमारी हो सकती है, तो ये कुछ उसमें अंदर चीज़ें हैं। फिर UN कन्वेंशन में बोला है कि प्रिजनर रिफॉर्म आने चाहिए। इंडिया लॉस द केस, इंडिया भी कई केस हार चुका है, कि कैसे केस इंडिया हार चुका है। तो देखो जैसे आपके विजय, एक एग्जांपल देता हूँ, विजय माल्या है, उनको इंडिया लाया जाएगा, ठीक है ना, पर वो UK के नागरिक हैं, सिटीजनशिप UK की ले लिया। वो बोलते हैं जो इंडिया की जेल्स हैं वो ख़राब है, वो एक तरह से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको फॉलो नहीं करती, उन चीज़ को फॉलो नहीं करती। तो वो क्या होगा, पहले जेल चेक करेंगे। तो ऐसे इंडिया कई सारे केस हार चुका है। उन्होंने यही दलील लगाई है UK की हाई कोर्ट में कि मुझे यहीं पे रख के मुझ ऊपर केस चला लो, ठीक है, पर इंडिया मत भेजो, इंडिया की जेल की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, ओवर क्राउडेड है। तो इंडिया कई जगह ऐसे केस भी हार चुका है, क्योंकि अंडर ट्रायल लॉज द 4 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइबिलिटी, राइट टू मूवमेंट, राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू डिग्निटी।
तो बहुत सारे राइट का भी हार्म्स होता है, क्योंकि हमारे जो अंडर ट्रायल जो हैं, जो अंडर ट्रायल विक्टिम्स हैं जिनको रखा गया है अंदर, ठीक है ना, जिनके अभी ऊपर केस साबित नहीं हुआ है, एक तरह से आपने उनको सज़ा से पहले ही आपने कैप्चर कर लिया। कैप्चर भी किया, कैप्चर आप ढंग से नहीं रख रहे हो, कैप्चर भी आप गलत रूप से रख रहे हो, कैदी के साथ व्यवहार कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये बोलते हैं पुलिस रिफॉर्म इन द इंडिया की 1.8 जो लैक पॉपुलेशन है विच इज़ मेन लेस देन द UN प्रिस्क्राइब। इतनी पॉपुलेशन, यानी कि इतनी पॉपुलेशन के ऊपर जो आपकी जो पुलिस रिफॉर्म्स है इंडिया में, जो रिक्वायरमेंट है प्रिजनर की, वो ऐसे होनी चाहिए जैसे आपको कैसे बताऊँ मैं, जैसे 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन है तो कम से कम जो पॉपुलेशन है उस पर वहाँ पे 2 यानी कि 222 लोगों के हिसाब से जेल, 1 लाख लोगों पे 222 लोगों की जेल होनी चाहिए। यानी कि मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे मेरे शहर में 1 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ पे कैपेसिटी होनी चाहिए कि 222 लोग जेल में आराम से, अगर उनमें कोई क्राइम करते हैं 1 लाख लोगों में तो 222 लोग आराम से रखे जा सकें जेल में, ऐसा होना चाहिए। और इंडिया में क्या होता है कि मतलब ज़्यादा संभावना रहती है उस चीज़ की। ये कुछ है टेक्निकल है, इतना फॉल्ट, इतना टेक्निकल आप मत जाओ, बस मैं आपको रिफॉर्म बता रहा हूँ। एक तो हमारे इंटरनेशनल लॉ हम हार जाते हैं, चैलेंजेस हैं बहुत सारे, स्टेट सब्जेक्ट है, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोलती है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। फिर कमेटी बहुत सारी बनी है, जैसे जस्टिस मूला कमेटी बनी है, उसने रिकमेंडेशन दी है। जस्टिस VR लैयर कमेटी है, उसने वुमेन के लिए उनकी भी पोजीशन को इंक्रीज़ करने के लिए बोला था उन्होंने। फिर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप डायरेक्टर जनरल ऑफ जो आपके ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च जो विंग पर पढ़ा है मैंने, उन्होंने भी बोला है। तो कई बार रिकमेंडेशन भी आ चुकी है, ड्राफ्ट भी बन चुका है कई बार कि ड्राफ्ट करके इसको चेंज किया जाए और इसमें चेंज किया जाए चीज़ों के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ है। फिर जो लेटेस्ट बनी थी जस्टिस आपका अमृतवा राव पैनल बना था जिसने रिफॉर्म को बोला था, उसने क्या बोला था, उसकी रिकमेंडेशन याद रखो क्योंकि लेटेस्ट है, 2018 में बनी थी, 2020 में उसने रिपोर्ट रखी थी, कुछ रिकमेंडेशन रखी थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट है थोड़ा मेंस के लिए। ओवर क्राउडेड, तो ओवर क्राउडेड कैसे कम कर सकते हैं, एक तो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट हों, जल्दी केस सुनवाई होगी, जो अंडर ट्रायल रखे गए या तो सज़ा मिलेगी या फिर बली होंगे, बाहर आ जाएंगे। लॉ और प्रिजनर रेशियो, मतलब लॉयर, जो लॉयर है ना, वकील का और प्रिजनर का रेशियो वो ठीक करो, यानी कि एक वकील 30 कैदियों के ऊपर होना चाहिए। हमारे इंडिया में एक वकील 100 कैदियों को देख रहा है, तो एक तरह से वो भी ओवर क्राउडेड होता है, तो ये याद रखो। और फिर अंडर स्टाफिंग, जो अंडर स्टाफ की कमी है, जो मतलब जो स्टाफ है जो संभालता है कैदियों को, उसको रिक्वायरमेंट करो, उसको रिक्रूट करो, उसको भर्ती करो। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप ट्रायल कर सकते हो। आपको एक शहर से दूसरे शहर ले जाना पड़ता है किसी मोस्ट वांटेड को, कितनी आप चीज़ें यूज़ करते हो, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर प्रिजनर में क्या होना चाहिए, एवरी न्यू प्रिजनर शुड अलाउ टू फ्री कॉल ए डे टू हिज फैमिली, कि जो नया प्रिजनर आया है उसे एक घर जैसा देने के लिए वो अपने घर एक दिन में एक बार घर बात कर सकता है, ऐसा उसमें होना चाहिए। और थ्रू हिज फर्स्ट वीक, यानी कि पहले 1 हफ्ते तक थोड़ा जेल में आया, कोई पहली बार जेल में आ रहा है तो उसको ऐसा घर बात कराते रहो 1 हफ्ते तक, ऐसा होना चाहिए। फ्रेंडली नेचर थोड़ा। अल्टरनेटिव पनिशमेंट शुड बी एक्सप्लोर, कोई अल्टरनेटिव पनिशमेंट सोचो, अगर कोई आप हारेस पनिशमेंट दे रहे हो। सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट फ्रेम करना होगा, कोई पॉलिसी बनानी होगी कोई प्रिजनर की, इंश्योर करना होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, सब जैसा डेवलपमेंट। कोई कैदी है उसको योगा भी सिखाओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की एक्टिविटी भी सिखाओ, तो सब चीज़ों पे काम करो। एक ह्यूमनली नेचर पॉसिबल हो वो निभाने की कोशिश करो। चेंज करो जो पीपल एटीट्यूड दैट एवरीवन इनसाइड द जेल आर नॉट ए क्रिमिनल, कि सब क्रिमिनल नहीं होते जेल के अंदर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हालात बना देते हैं, कुछ वो भी कंडीशंस है। इंक्रीज़ द बजटरी एलोकेशन, ये सब चीज़ के लिए लिख सकते हो। इंक्रीज़ करो, इंटरेक्शन करो कम्युनिटी को, पुलिसिंग को, कि पता लगे। जो ओपन प्रिजनर जेल, मतलब कि ओपन, तो लोग ऐसे होते हैं ना जो क्राइम हो गया, गलती से हो गया, किस रूप में हो गया, फिर वो सोचते हैं जेल में रहना पड़ेगा, उनके लिए आप ओपन जेल बना सकते हो। ऐसे कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया रिस्ट्रिक्ट करके उनको वहाँ पे वो खेती करते रहे, अपना घर एक दे दो, छोटा सा वो क्वार्टर दे दो, उसमें रह ले, वहीं वो खेती जब तक सजाए होंगी वहीं वो उससे बाहर नहीं जाएंगे, एरिया से अंदर ही रहेंगे। तो ये ओपन जेल का या सेमी ओपन जेल का प्रावधान ला सकते हैं, लाइक यूपी और राजस्थान में। अब ये ओपन जेल वही है कि कन्विक्टेड वर्क आउटसाइड द जेल परमिसेस अंडर लाइवलीहुड रिटर्न टू द इवनिंग, ऐसे भी हो सकता है कि बाहर गया काम करने, शाम को वापस आ गया। बेनिफिट क्या होता है, एक तो रिड्यूस होता है ओवर क्राउडेड का। ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है प्रिजनर एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अंदर रहेगा, एटलीस्ट कमा के कुछ लाएगा तो अंदर खा लेगा बैठ के अपना, तो वैसे भी कर सकते हो, रिड्यूस करते हो। साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत होता है, कुछ लोगों से गलती हो जाती है, फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर फेस करना पड़ता है, फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। डेवलपमेंट ह्यूमन एटीट्यूड, एक ह्यूमन एटीट्यूड हमारा उनके साथ बनेगा।
और भी चीज़ क्या है कि फर्स्ट काइंड ऑफ एडवांस DNA फॉरेंसिक लैब इन द चंडीगढ़ एंड द DNA टेक्नोलॉजी जो रेगुलेशन मिलता है 2018 रिड्यूस द ओवर क्राउडिंग बाय फास्ट कन्विक्टिंग एन ऑफेंडर। मतलब कि क्या, अगर आपने विदेशों में देखा होगा DNA होता है, अगर कोई केस है किसी ने मर्डर किया, वहाँ पे उसके कुछ चीज़ मिल गई तो DNA चेक करके आप कर सकते हो कि हाँ ये इस आदमी ने किया, ये पहले भी कर चुका है, इसका DNA ऑलरेडी था, तो फास्ट ट्रैक हो सकता है केस सॉल्व। तो ये भी प्रॉब्लम है। और द एक्सटेंडिंग लीगल राइट टू वोट प्रिजनर, उनको भी लेके आओ कि जो राइट टू वोट है वो कैद ही नहीं दे सकते। आपको याद रखना, जिनको सज़ा हो गई ना वो वोटिंग नहीं दे सकते, जो कन्विक्टेड है वो कर सकते हैं पर सज़ा नहीं हुई है, जो सज़ा हो गई है वो नहीं कर सकते। उनको फ्री लीगल एड दो, ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोलता है आर्टिकल 39, मतलब कि उनको भी अगर कोई ऐसा है कि इसका कोई वकील नहीं है उसको वकील प्रोवाइड कराओ अच्छे से और फ्री लीगल, उसे भी जस्टिस पाने का अधिकार है। यही है चीज़ें जो आपको करना चाहिए। फिर हम आते हैं अपने हिंदू के ऊपर, वापस हिंदू के ऊपर आते हैं। यहाँ से आते हैं अपने एडिटोरियल हो चुके हैं, जेल वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये वाला। फिर RTI बताने वाला हूँ, RTI क्या होता है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़, पर RTI बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम वापस आते हैं RTI एक्ट 2005 में लेके आते हैं। देखो, सबको अधिकार है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कोई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मेरे साथ ये मेरा कोई फाइल अटकी हुई है, कहाँ पे अटकी हुई है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये आपका अधिकार है जानने का। अक्टूबर 12, ठीक है ना, मार्क 15 ईयर्स सिंस द इम्प्लीमेंटिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये आपको याद रखना है। लुक एट द परफॉर्मेंस चेक की गई 15 साल बाद, मतलब 2020 में इसकी परफॉर्मेंस चेक की गई, 15 साल कैसा ही चल रहा है कि मोर देन 2 लाख केसेज आर पेंडिंग इन द सेंट्रल एंड द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। जो इन्फॉर्मेशन कमीशन होती है RTI एक्ट के अंदर होती है, जो इन्फॉर्मेशन देती है, उसमें 2.2 लाख केसेस उसमें पेंडिंग है, विच आर द फाइनल कोर्ट टू अपील अंडर द लॉ। ठीक है ना, इतने सारे केसेस पेंडिंग है, इंक्रीज़ होता है, एक बैकलॉग बनता है कि फैक्ट इतने सारे केसेस अगर पेंडिंग है तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, किसी को इन्फॉर्मेशन जल्दी चाहिए, उससे कुछ का काम अटकाओ, पेंडिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको वो भी एक चीज़ है, तो उनको स्पीडली सॉल्व इन्फॉर्मेशन देने के ऊपर काम करना चाहिए। अब RTI एक्ट है क्या, गवर्नमेंट ने साइन किया था, रेगुलेट किया था कि सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये पहले से था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में था। ये सारे एक्ट थे कि रिप्लेस किया इस वाले एक्ट से। द एक्ट विच इनेक्ट, ये एक्ट इनेक्ट किया गया इन द ऑर्डर ऑफ, कंसोलिडेट किया गया, कंसोलिडेट किसके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रीडम ऑफ स्पीच। सिंस द RTI को साथ जोड़ा गया, इम्प्लिसाइड किया गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ अंडर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट। तो आपका कानून है, ये फंडामेंटल राइट है आपका कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पाना। RTI एक्ट के अंदर 2005 क्या बोलता है, इसको फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ा गया, तो इसमें ये आर्टिकल 19 में कहीं ना कहीं आता है, ये आपका अधिकार है कोई इन्फॉर्मेशन पाना। तो की प्रोविज़न क्या है, इसमें कुछ सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 है RTI एक्ट में, बोलता है कि सीओ मोटो डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक ऑफिसर। सीओ मोटो क्या होता है, मैं आपको बताने वाला था कि खुद ब खुद कुछ पब्लिक ऑफिस ऐसे होने चाहिए, जैसे कोई सरकारी कार्यालय हो, उसमें बाहर एक बोर्ड लगा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये ऑफिसर अंदर है, या ऑनलाइन वेबसाइट पे आप देख सकते हो। तो ये सेक्शन 4 जो है वो बोलता है जो सरकारी ऑफिसेज हैं, पब्लिक ऑफिसेज सारे जितने भी ईच पब्लिक ऑफिसेज हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को ना खुद ब खुद अपने बोर्ड पे या वेबसाइट पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, ये सीओ मोटो, तो उसमें लिखा गया। फिर सेक्शन 8(1) है, ये मेंशन करता है कि एग्जम्पशन अगेंस्ट द फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI। अगर कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको नहीं दे सकते। तो आर्टिकल इस एक्ट का सेक्शन 8(1) वो बोलता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे जो आम पब्लिक को नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकते हैं। कोई कह रहा है मुझे आर्मी की बताओ, कितने आर्मी के बेस हैं जम्मू कश्मीर में, कहाँ कहाँ पे हैं, कितने कितने उनके पास चीज़ें हैं, ये थोड़ी बता देंगे किसी को, तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है ये इन्फॉर्मेशन बताने से। अब आर्टिकल इसका ही इसी एक्ट का आर्टिकल सेक्शन 8(2) क्या बोलता है, वो बोलता है कि प्रोवाइड फॉर ए डिस्क्लोज ऑफ ए इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व। ये क्या बोलता है, प्रोवाइड करना है, डिस्क्लोज करना है ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़ी है, तो अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर है तो भी आपको थोड़ा उसको डिस्क्लोज करना होगा इन्फॉर्मेशन को, अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानबूझ के आप कर रहे हैं। तो ये है। अब इसमें अंदर कौन होंगे, बॉडी भी तो होगी, पूरी बॉडी कौन निकालेगा, तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उसके बाद सेंट्रल के भी होते हैं और स्टेट लेवल पे भी होते हैं। पब्लिक अथॉरिटी होती है जो डेस्टिनेटरी होती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है,
रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए पब्लिक के लिए। अब इसमें कोई टाइम पीरियड है कि इतने दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये बोलता है कि नॉर्मल कोर्ट्स में क्या होता है कि 30 दिन के अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। इफ़ द इन्फॉर्मेशन कंसर्न लाइबिलिटी एंड द पर्सन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो मेरी मतलब कि एक तरह से लाइफ ऑफ लिबर्टी ऑफ द पर्सन के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब इन द सेंस कोई इमरजेंसी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिससे किसी इंसान की जान बच सकती है, किसी इंसान को सजा होने से बचाया जा सकता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को 48 आवर्स के अंदर वो वहाँ फॉर्म भरोगे मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो पढ़ेंगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी उन्हें तो वो एकदम प्रोवाइड करेंगे। तो इन केस ऑफ एप्लीकेशन सेंडिंग टू द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इट सेंड द रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी 5 days शैल बी एडिड टू द पीरियड ऑफ द 30 days और 48 आवर्स इन द केस में भी। मतलब ये तो कुछ नहीं है, पर ये याद रखो 30 दिन और 48 दिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन एकदम चाहिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द RTI, प्राइवेट बॉडी पे एप्लीकेबल होता है क्या? प्राइवेट बॉडी आर नॉट विद इन द एक्ट, इसी एक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो हो सकता है, पर डायरेक्टली नहीं होता पब्लिक बॉडीज़ पर। इन द डिसीजन ऑफ सरजीत रॉय, एक केस हुआ सरजीत रॉय केस, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन वर्सेस केस था। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑल्सो रीअफर्म्ड दैट प्राइवेट पब्लिक यूटिलिटी कंपनी फॉल विद इन द, जो प्राइवेट है पर पब्लिक के लिए काम कर रही है। दिल्ली की बिजली जो बोर्ड है वो प्राइवेट कंपनी देखती है, BCS जो है, पर वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रहा है ना, पब्लिक को चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी RTI के अंदर आएगा। अब बात आई पॉलिटिकल पार्टी। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करता है? दैट पॉलिटिकल पार्टी आर द पब्लिक अथॉरिटी आर आंसरेबल टू द अंडर RTI एक्ट, तो वो भी आएंगे। बट 2013 में अगस्त में क्या करती है गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस करती है RTI एक्ट अमेंडमेंट बिल लेके आती है और रिमूव कर देती है पॉलिटिकल पार्टी को फ्रॉम द स्कोप ऑफ द लॉ, यानी पॉलिटिकल पार्टी RTI के अंदर नहीं आएंगी। तो करंटली नो पॉलिटिकल पार्टी आर अंडर द RTI एक्ट, द केस हैज़ बीन फाइल्ड, ब्रिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी अंडर इट। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहेगी, चाहे कांग्रेस हो कोई भी हो, क्यों चाहेगी? तो अब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ बाहर आती हैं। अब आया केस 2019 में, देखो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है क्या वो भी RTI के अंदर आएंगे? तो उन्होंने खुद बोला चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है कि जो चीज़ें हैं डिसीजन ऑफ द जो हाई कोर्ट का है, ब्रिंग अंडर द ऑफिस ऑफ द जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर द पुरव्यू ऑफ RTI एक्ट। यानी कि पर्सनल लाइफ तो उनकी, जैसे मैं चीफ जस्टिस हूँ इंडिया का, मेरी पर्सनल लाइफ तो RTI के अंदर नहीं आएगी, पर मेरी जो पब्लिक के लिए चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो RTI के अंदर आ सकती हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली RTI के अंदर वो आते हैं। अब इसमें बिल लेके आया 2020 में गवर्नमेंट, और बिल ये एक्ट बन गया, पास हो गया, तो कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस किस में किए गए? जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है ना, कमिश्नर, उसके अंदर चेंजेस किए गए। जो उसका टर्म पीरियड क्या था पहले क्या था, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ बीन टेन्यूर 5 year, 5 साल का था। पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको मतलब अपने तरीके से, मतलब कितने साल रखना है वो सारी नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इसको 3 साल रखो, तो 4 साल रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया। चलो अब उसकी सैलरी, पहले उसकी सैलरी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता तो सैलरी इक्वलेंट होती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल होती थी, इन सब चीज़ों के इक्वल होती थी, या चीफ सेक्रेटरी के इक्वल होती थी, ऐसे होती थी ये सारे। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसकी सैलरी कितनी रखनी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया। तो एक तरह से फिर मतलब कि डिडक्शन इन द सैलरी, पहले क्या होता था उसके लिए क्या आपके IF सच ए ऑफिसर टू रिसीव द पेंशन, जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता था कुछ भी होगा तो उसमें क्या होगा, पेंशन वेंशन मिलती थी, बेनिफिट्स मिलते थे, सैलरी वैलरी रिड्यूस द अमाउंट इक्वल टू द पेंशन। दीज प्रोविज़न, ये सारे प्रोविज़न तो हटाई दिए गए। तो आप याद रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से क्या किया है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन कमीशन ईमानदार है वो इन्फॉर्मेशन लेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। अब उन्होंने एक तरह से क्या कर रहे हैं, कर्व कर दिया उसे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी इतने साल रखना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, कितनी सैलरी देनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या अलाउंसेस देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो वो एक तरह से उन्होंने अपना अंदर उस अधिकार के अंदर लेके आ गए हैं। तो ये सारी न्यूज़ थी, इससे रिलेटेड आगे चलते हैं। अभी PM मोदी ने इनोग्रेट किया है, क्या चीज़ किया है कि मॉडर्न गांधीनगर स्टेशन, गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है, वहाँ पे एक मॉडर्न स्टेशन बनाया गया। मॉडर्न कैसा कि स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया, 5 स्टार होटल बनाया गया। उसी के ऊपर देखो फर्स्ट मतलब कि फ्राइडे वर्चुअली उन्होंने ओपन किया है कि मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन था गांधीनगर का, रेलवे इज़ नॉट ओनली द सर्विस बट उसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ है। तो वाडनगर रेलवे स्टेशन होम टाउन ऑफ जो है
ये मोदी जी का घर भी है वाडनगर, वो दूसरा ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है। पहला जो इंडिया का फर्स्ट जो मॉडर्न स्टेशन है वो गांधीनगर का है। अगर आप फ़ोटो खोल के देखोगे उसी के ऊपर एक तरीके से क्या बनाया गया है, 5 स्टार होटल बनाया गया है उसी के ऊपर। ये देखना उन्होंने एक तो ये देखो ये रहा, इसमें 5 स्टार होटल बनाया गया उसी के अबव इट। तो स्टेशन हो गया नीचे, उसके ऊपर 5 स्टार होटल है। तो उन्होंने ऐसा किया कि कोई विदेशी नागरिक आता है, होटल चाहिए तो ऊपर होटल में रुक सकते हैं, तो आम पब्लिक के लिए भी ओपन रहेगा। ऐसे नहीं कि 5 स्टार में अमीर ही जाएंगे, उसमें कुछ वो गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन फिक्स करेगी ना, तो क्या पता सस्ते में आप कर पाओ। ये सारी चीज़ उसमें की गई है। वाडनगर को भी डेवलप किया जा रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और किया है कि नेचर पार्क ओपन इन अहमदाबाद। नेचर पार्क इन्होंने एक्वेरियम पार्क बनाया है अहमदाबाद में। प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट किया है। एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, साइंस सेंटर। एक एक्वेटिक गैलरी पार्क है, मतलब आपको कैसे बताऊं, एक उसके अंदर गैलरी है और आप उसके अंदर चल के जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्वेरियम के अंदर चल रहे हैं। ऊपर फिश दिखाई देंगी जो आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो ये उन्होंने मैराइन पार्क एक तरह से डेवलप किया है। ये किसकी हेल्प से किया है कि न्यूजीलैंड की कंपनी है उसकी हेल्प से उन्होंने डेवलप किया है। इसमें आप वॉक करने जाएंगे, कभी जाना है अहमदाबाद तो उस पार्क में ज़रूर जाना। टिकट होगा तो आपको फील होगा उस पार्क के जब आप अंदर जाएंगे कि आप फ़िश के अंदर से निकल रहे हैं, एक्वेरियम के अंदर से निकलते फ़िश को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है ब्रिंग द वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये कुछ नहीं है, टीएमसी गवर्नमेंट जो है तृणमूल कांग्रेस वो चाहती है कि वुमेन को भी रिजर्वेशन देना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर या फिर चीज़ों के अंदर, पर लोकसभा राज्यसभा में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है मिलना चाहिए। फार्मर फ्रंट इशू है विप, और कि फार्मर जो है उन्होंने बोला है जितने भी एमपीज़ हैं, मानसून सेशन आने वाला है तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे सारे एमपी, चाहे बीजेपी का कोई भी हो, अगर उन्हें वोट चाहिए तो मैं क्या बताऊँगा विप क्या होती है और सेशन क्या होते हैं पार्लियामेंट के, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। फिर मिनिस्ट्री क्लियर द रूल ऑफ वेंटेज कार। ये मैंने मार्क कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो वेंटेज कार्स होती हैं उनका रूल्स बनाया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि उन्हें क्या होता है उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन किया है। मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे वेंटेज कार के बारे में क्योंकि आपके पास नहीं है। तो ये सारे रूल्स हैं। फिर यह है रशिया स्लैम द यूएस। रशिया ने ब्लेम किया यूएस को, कैसे बीच में आप छोड़ के भाग गए अफगानिस्तान को, 20 साल तक आपने यहाँ पे किया और बीच में ही छोड़ के भाग गए। आपको क्या पढ़ना है कि अगर टेरर इंक्रीज़ होता है तो इम्पैक्ट वर्ल्ड पे और इंडिया पे क्या आएगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। देखो इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं, इवन चाइना भी फेस कर रहा है। ब्रिंग द जस्टिस दोस्त बिहाइंड द टेरर अटैक। चाइना के लोगों को मारा है पाकिस्तान में, जो वन बेल्ट रोड डेवलप कर रहे थे चाइनीज़ लोग थे, उनको मार दिया बस पे अटैक करके, बम करके। तो चाइना भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने लगा है। टेररिज्म बढ़ेगा तो इम्पैक्ट पूरे देश पे जाएगा। ये नहीं कि हम, अगर जो एक कहावत है अगर शेर पालोगे तो एक दिन तो शेर खा ही जाएगा, तो अगर आप ये टेररिज्म पालोगे तो एक दिन आपको टेररिज्म इम्पैक्ट आपके ऊपर भी लेके आएगा। तो मैं अपने नोट्स पे आ जाता हूँ। मैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊँगा कि पार्लियामेंट में कैसा होना चाहिए। तो यही है अकॉर्डिंग टू द वुमेन इन द पॉलिटिक्स क्या है, पब्लिश यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी वुमेन इन द पॉलिटिक्स करके यूनाइटेड नेशन 2017 में, और इंडिया की पोजीशन 148 आई थी। आप देखो 193 कंट्री होंगी यूएन की, तो इंडिया की पोजीशन क्या आई थी, इंडिया रैंक कितनी 148 पोजीशन इन द वुमेन जो पार्लियामेंट कैटेगरी, एंड द 88 पोजीशन इन द वुमेन मिनिस्ट्रियल पोजीशन। एक तो हमारी रैंक इतनी है, अगर हमारी जो मिनिस्टर है हमारी वुमेन उसमें 88 कैटेगरी, तो यहीं ना कहीं हमारी जो वुमेन पार्टिसिपेशन है बहुत कम है। अभी करंटली क्या, अभी तो बढ़ गई है, शायद ये पुरानी होगी, करंटली अभी बहुत सारी वुमेन को उसमें आगे लाया गया है। तो करंटली क्या था कि 11.8 वुमेन रिप्रेजेंटेशन थी, स्टेट में तो उससे भी कम थी। तो कहीं ना कहीं बात उठती है कि रिजर्वेशन वुमेन का होना चाहिए। अगर वुमेन होंगी तो वुमेन के लिए बात करेंगे, उसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। क्यों ज़रूरत है, वाई नीड द पॉलिटिकल जो आपकी उनकी रिप्रेजेंटेशन है, क्यों ज़रूरत है। एक तो इक्वलिटी आएगी वुमेन और मैन में, वुमेन राइट्स के लिए बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि वुमेन एक महिला की समझ सकती है ना, ऐसा वुमेन राइट्स आज सेल्फ रिप्रेजेंट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन होंगी कि वुमेन के लिए कोई चीज़ होगी, एम्पावर होंगी वुमेन भी आने के लिए। वो देखेंगी लड़की आगे बढ़ रही हैं तो लोगों के अंदर भावना भी चेंज होगी कि पावर टू द एक्सेस, कंट्रोल टू द मेक। ये एक लाइन है कि पावर क्या है, इट इज़ अ पावर टू एक्सेस, कंट्रोल एंड द मेक द इन्फॉर्मेटिव चॉइस। पॉलिटिकल एम्पावर होंगी वुमेन तो बहुत सारी चीज़ कैपेबिलिटी बढ़ती है, लोगों की सोच बढ़ती है, लोगों की उसके अंदर सोच भी डेवलप होती है कि लोग भी सोचते हैं कि नहीं वुमेन भी बहुत आगे कर सकती हैं। इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल आज तक दिया जाता है इसी वजह से। वेंदा रवांडा की इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि ऐसे बहुत सारी कंट्री कर चुकी हैं। डू वुमेन फेस द ग्लास सीलिंग इन द पॉलिटिक्स, कि ये तो सब आप पढ़ लेना
ये सब चीज़ें हैं। फिर एक हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे 1992 में, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था जिससे पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटी बना था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लोकल गवर्नेंस में, ठीक है, 1/3 जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने लोकल लेवल पे तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, वुमेन की रिजर्वेशन सीट कर दी, पर पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव में क्यों नहीं करते हो? तो एक आपको प्री के लिए याद रखना, अभी तक पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन का कोई ऐसा बिल नहीं है जिसमें उनका रिजर्वेशन फिक्स हो, पर लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वुमेन का 1/3 रिप्रेजेंटेशन फिक्स किया गया है, ऐसा याद रखना। डज दिस लीड टू द वुमेन एम्पावरमेंट? होगा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिकल रिसर्च, वो क्या बोलता है कि वुमेन लेजिस्लेचर इन इंडिया राइज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय द 1.8 परसेंट पॉइंट पर ईयर मोर देन द लेजिस्लेचर। मतलब ये क्या बहुत बात बोल रहे हैं, अगर उन्होंने एक रिसर्च की थी और देखा गया जो वुमेन होती है ना, वुमेन होती है कहीं पर रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहाँ पे अच्छा उनकी इकोनॉमी 1.8% अच्छा परफॉर्म करती है जो वहाँ पे मेल लेजिस्लेटर के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं ये वाली सारी चीज़ बोली गई है। फिर राइज दिख द मतलब कि ल्यूमिनोसिटी ग्रोथ। ल्यूमिनोसिटी ग्रोथ क्या होता है? मेजर ऑफ द नाइट टाइम, जैसे लाइट विजिबल फॉर द स्पेस। तो एक तरह से ऐसा होगा कि वुमेन होगी तो कहीं ना कहीं वुमेन क्या करती है लेस कंपेयर टू मैन। आपने देखा होगा ना, ऊपर मैंने बताया प्रिजनर वाला कि कंपेयर टू मैन में वुमेन का जो प्रेजेंटेशन थी वो कैदी थी बहुत कम है। तो एक संभावना ऐसे बढ़ती है कि आदमी की करप्शन की तरफ बढ़ सकता है कि वुमेन के बहुत लेस चांसेस है। उस एग्जाम्पल को आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ है। और भी सारी चीज़ देखी गई हैं, ये कुछ उसमें चीज़ें हैं ऑन द सितंबर ऑफ, ये आप पढ़ लेना, ये तो सब पढ़ने की चीज़ें हैं, ये कोई प्री में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैं लिखता सा रहा हूँ पढ़ने के लिए आपको, पर मैं ऐसा वो नहीं करता कि मैं उसमें ब्रेक कर दूँ, चीज़ों को छोड़ दूँ, पर बोलने के लिए पूरी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप इसको खुद सोचना, आपको ब्रेन एक्सरसाइज किया करो आप लोग। जैसे आपने कोई वीडियो देखी, छोटी सी क्लिप देखी, तो आप ब्रेन एक्सरसाइज क्या किया करो, सोचा करो कि हाँ अगर महिला आ जाएंगी प्रेजेंटेशन, उससे क्या होगा, ये एक्सरसाइज है ब्रेन की। जैसे आप चीज़ें करते हो ना, अपनी बॉडी को क्या करते हो, मसल्स डेवलप करते हो जिम जाके, वेट उठा के, तो आप माइंड की एक्सरसाइज कैसे करोगे? माइंड की एक्सरसाइज आप ऐसे करोगे, कोई वीडियो देखो आप 5-6 मिनट की, या कोई पिक्चर देखो, पिक्चर देखने के बाद आपको उसके बारे में सोचो ये क्या बोल रही है, ये ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। फिर आपको मतलब चीज़ों पे मतलब क्या फोकस करने मजबूर करती है। आपकी जो कैपेबिलिटी है ना फोकस करने की या चीज़ों को करने की, जैसे आप बोलते हो मेरा दिमाग यहाँ है, भटक के कहीं और पहुँच जाता है, उस कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, एक जगह रखने के लिए सोचने मजबूर करती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ विप और पार्लियामेंट सेशन क्या होता है। विप क्या होता है, जैसे मैं ये बीजेपी पार्टी है, एक विप निकालेगी कि कल को हम एक बिल लेके आ रहे हैं और बिल को मतलब कि वोटिंग के लिए रखा जाएगा, सारे बीजेपी के एमपी जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे और बिल के फेवर में वोट करेंगे। तो ये विप निकालते हैं। तो विप से क्या होता है कि सारे पार्टी अगर विप के कोई अगेंस्ट में जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है अंडर शेड्यूल नंबर 10 के हिसाब से, एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, उसे बाहर निकाल दिया जा सकता है। तो बहुत सारे केसेस देखे गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 24 जुलाई को, वायलेशन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योटो जो होलेमन केस है 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि वर्डिट क्या कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस प्रायर, मतलब फाइनल डिसीजन फ्रॉम द स्पीकर का होगा, ठीक है ना। पर जुडिशल हो सकता है रिव्यू, अगर गलत तरीके से निकाला गया है तो जुडिशल हो सकता है, पर स्पीकर की जो डिसीजन होगा कि इन्हें विप के खिलाफ गए, पार्टी बोलेगी इन्हें निकालो एंटी डिफेक्शन से, तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, जो निकालना चाहता है नहीं निकालना चाहता, उसके बाद उस आदमी को लगता है गलत निकाला तो जुडिशल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर व्हाट इज़ विप क्या होता है? विप तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। पार्टी इन्फोर्स करती है इनसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर कि क्या करते हैं कि आप पार्टी के फेवर में वोट करना। तो ये सारी चीज़ें विप के अंदर होती हैं। क्यों किया जाता है कि आप ओबे में रहें, डिसओबे ना करें रूल्स एंड रेगुलेशन को, वरना डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें। टाइप ऑफ विप कैसे होते हैं? 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप। 1 लाइन विप क्या होती है? इशू टू इन्फॉर्म द मेंबर द पार्टी अबाउट द वोट, किसको वोट करना है। अलाउ द मेंबर, मतलब एब्सेंट ना रहें जिस दिन पार्टी वोट करने वाली है, ठीक है ना। कैन डिसाइड नॉट फॉलो द पार्टी लाइन। ये कहने की वाली बात क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहे हैं? कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मेंबर की ऑफ द पार्टी अबाउट द वोट, इट अलाउ द मेंबर एब्सटेन इन द केस दे आर डिसाइडेड नॉट फॉलो द पार्टी लाइन, उसके ऊपर आएगी मेंबर के ऊपर। 2 लाइन विप क्या होते हैं? इशू टू डायरेक्शन ऑफ द मेंबर टू प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जब वोटिंग होगी प्रेजेंट रहना है। 3 लाइन विप क्या होते हैं? इशू टू द मेंबर डायरेक्शन
देम टू वोट एज पर द पार्टी लाइन, कि पहले क्या बोलेगी कि आप पार्टी के खिलाफ नहीं जाओगे, पार्टी के साथ रहोगे, ठीक है ना, डिसाइड नॉट टू फॉलो द पार्टी लाइन, ठीक है ना, आपने अगर ऐसा सोच रहे हो। दूसरी क्या बोलेगी, प्रेजेंट रहोगे वोटिंग के टाइम पे। 3 लाइन व्हिप क्या बोलती है कि आप पार्टी के फेवर में वोट करोगे जो पार्टी बताएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब सेशन इन द पार्लियामेंट, जो हमारा सेशन होते हैं, हमारे नॉर्मली 3 सेशन होते हैं एक साल में हमारी पार्लियामेंट के अंदर। पहला होता है बजट, फरवरी मई के बीच में, मानसून आने वाला है जुलाई सितंबर में, और विंटर सेशन नवंबर और दिसंबर में आता है। तो ऐसा हमारे प्रावधान दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। सेशन होते हैं कि समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट किया जाता है। समनिंग द प्रोसेस, एक समनिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू द मीटिंग, उनको बुलाना, सम्मन करना, बुलाना। प्रेसिडेंट करता है, सम्मन करता है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम टू टाइम। तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एक गैप बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यानी कि एक साल में हमें 2 सेशन तो वो हमारा संविधान बोलता है, पर हम कितने करते हैं, 3 सेशन हमारे यहाँ होते हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे एडजर्नमेंट, सेशन बैठ गया, सारे लोग बैठ गए। एडजर्नमेंट क्या होता है कि मतलब कि एडजर्नमेंट क्या होता है कि जैसे ख़त्म हो गया कि आज की कार्रवाई यहीं ख़त्म करते हैं, आज की जो सभा यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, कल को फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग है फिर दोबारा मिलेंगे। तो एक तरीके से क्या करें, टर्मिनेट करना सिटिंग को। टर्मिनेट कैन बी फ्यू आवर्स भी हो सकती है कि खाने के बाद मिलते हैं या 2 घंटे बाद मिलते हैं। जब कभी हंगामा होता है तो वो एडजर्नमेंट करके चला जाता है स्पीकर। तो ठीक है ना, ये सारी चीज़ होती है, टर्मिनेट कर दी गई विदाउट एनी टाइम स्केल। इट नोन एज द एडजर्नमेंट साइंड है। अगर वो बता के गया है खाने के बाद या 2 घंटे बाद फिर मिलते हैं, सभा में फिर मिलते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट होगी, तो उसे एडजर्नमेंट बोलेंगे। अगर वो टाइम बता के नहीं जाते हैं स्पीकर या फिर टाइम नहीं बताते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एडजर्नमेंट साइंड आए। मतलब एक तरह से मतलब वो टाइम नहीं बताया उन्हें कब मिलेंगे, चाहे 10 दिन बाद मिले, 50 दिन बाद मिले, पर उन्हें टाइम नहीं बताया, इसको साइंड आए बोलते हैं। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट साइंड आए इज ओनली विद द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफिसर होता है ना, स्पीकर जो होता है उसके हाथ में रहती है, चाहे चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसके हाथ में होती है जो स्पीकर होता है, तो आपको पता ही है। तो ये आपको एडजर्नमेंट के बारे में पता लग गया। प्रोपोगेशन क्या होता है, इट इज़ मीन टू एंड द सेशन। ये क्या होता है कि जैसे मानसून सेशन स्टार्ट होगा, ऐसे जब खत्म होगा तो इसमें क्या करें, प्रोपोगेशन करेंगे उसे, यानी कि सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, अगले सेशन में विंटर सेशन में हम मिलेंगे। प्रोपोगेशन इम्प्लाइज करता है कि एंड ऑफ द सिटिंग एज वेल एज द सेशन, ठीक है ना, बट नॉट डिजॉल्व द हाउस। हाउस ख़त्म नहीं हो रहा, सेशन ख़त्म हुआ है ये वाला, ठीक है ना। ये होता है आपका प्रोपोगेशन। अब पॉइंट टू नोट क्या होता है, पॉइंट टू नोट होता है राज्यसभा इट्स नॉट डिजॉल्व। राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होती ना, नॉन डिजॉल्विंग है, एज इट इज़ द परमानेंट हाउस, ओनली लोकसभा इज डिजॉल्व। तो पॉइंट ऑफ नोट आप ये भी चीज़ है। उसके बाद क्या हो गया, प्रेसिडेंट कैन जो प्रोपोग्यू कर सकता है द हाउस वाइल द सेशन इज ऑल्सो। तो प्रेसिडेंट भी कभी भी अगर सेशन चल रहा है, प्रेसिडेंट चाहता है कि वो भी प्रोपोगेट कर सकता है, छोड़ो सेशन खत्म करो यहीं पे, ठीक है ना। तो जनरली प्रेसिडेंट इशू द नोटिस फॉर द सेशन प्रोपोगेशन ए फ्यू डेज आफ्टर द हाउस एडजर्नमेंट साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब आपको समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। स्पीकर बोलता है एडजर्नमेंट साइंड आए बोलेगा, यानी कि सेशन ख़त्म कर देगा, टाइम नहीं बताया। उसके फ्यू वीक बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा सेशन प्रोपोगेशन की, यानी कि सेशन ख़त्म कर दिया। ये वाला एडजर्नमेंट साइंड आए कौन निकालेगा, ये निकालेगा स्पीकर बोल के चला गया, टाइम नहीं बताया, यानी ख़त्म, मतलब कुछ टाइम नहीं बताया। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो क्या निकालेंगे, प्रोपोगेशन निकाल देंगे, यानी कि हाउस ख़त्म हो चुका है, सेशन ख़त्म हो चुका है। अब ऑल द पेंडिंग नोटिस लैप्स, देखो नोटिस लैप्स हो जाएंगे, सारे जितने भी नोटिस है ना वो लैप्स हो जाएंगे प्रोपोगेशन के टाइम पे, याद रखना। सेशन खत्म हुआ, प्रोपोगेशन हो गया, सारे नोटिस खत्म। हाउ एवर देर इज़ नो इम्पैक्ट, बिल ख़त्म नहीं होंगे, जो बिल हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, पर नोटिस ख़त्म हो जाएंगे। द टाइम बिटवीन द प्रोपोगेशन इज़ रीजनेबल कॉल्ड रिसेस। जैसे ये है सेशन है, देखो ये अभी सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, मानसून स्टार्ट हो गए, फिर नवंबर में विंटर स्टार्ट होगा। तो सितंबर से नवंबर के बीच में जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं। आपके स्कूल में इंटरवल होता था, 4 पीरियड के बाद इंटरवल होता था, तो इंटरवल बोलते थे, उसे रिसेस भी बोल सकते थे। अब डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है कि लोकसभा ही खत्म होगी, अब इलेक्शंस होंगे, 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल पूरे होते हैं। उससे पहले कैसे डिसॉल्व हो सकती है, या प्रेसिडेंट बहुमत हार जाए या सारे एमपी उनसे हाथ हटा लें, पर राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है।
ठीक है ना। तो डिसॉल्व हो सकती है, डिसॉल्व कौन होती है, बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर। डिसोल्यूशन टर्मिनेट द लाइफ ऑफ द हाउस, वो टर्मिनेट कर देता है कि लाइफ ऑफ द हाउस सारे डिसॉल्व हो, या तो 5 साल हो गए इलेक्शन कराओ, या उससे पहले भी हो सकता है, पर राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। इट्स मेंबर है फिक्स पोस्ट, राज्यसभा के जो MP होते हैं 6 साल के लिए बने रहते हैं, और हर 2 साल में 2/3 मेंबर उसके हटते रहते हैं, मतलब हर 2 साल में, तो ऐसे होता है। व्हेन डज द प्रेसिडेंट गिव ऑर्डर टू लोकसभा डिसॉल्व, इफ़ द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए, देखो नीचे आएगा वो, मेजॉरिटी लूज़ कर जाए या फिर 5 साल पूरे हो जाए। तो 2 कंडीशंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व, याद रखना जब डिसॉल्व होती है सारा बिजनेस इंक्लूड बिल, मोशन, रिसोल्यूशन, नोटिस, पेटिशन एक्सेट्रा सब कुछ जो है वो लैप्स हो जाता है, ये याद रखना, ये ख़त्म हो जाता है। द लास्ट सेशन बिफोर द लोकसभा इज़ डिसॉल्व, जैसे नेक्स्ट इलेक्शन है यूपी में, और जब लास्ट सेशन होगा उनका, विंटर सेशन होगा, तो ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द लैम डक सेशन, यानी कि लास्ट सेशन है, इसके बाद इलेक्शंस है, तो इसे क्या बोलते हैं, लैम डक सेशन उसको बोलते हैं। ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस, ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस, आपको याद रखना है। तो पॉइंट टू नोट क्या है इसके अंदर, प्रोपोगेट कौन करता है, डन बाय द प्रेसिडेंट, डिसोल्यूशन कौन करता है, प्रेसिडेंट, एडजर्नमेंट कौन करता है, वो करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, स्पीकर हो या डिप्यूटी स्पीकर हो, जो भी चेयर पे बैठा होगा, या फिर राज्यसभा में चेयरमैन हो या डिप्यूटी चेयरमैन हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें आया कुछ सीटें खाली थी राज्यसभा की, उनके इलेक्शन कराए जाएंगे, तो हम पढ़ेंगे राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि राज्यसभा शैल बी कंसिस्ट ऑफ 250 सीट, मैंने आपको बताया था। 12 मेंबर इसमें से 250 में से क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनको। किस बेसिस पे करते हैं, कि वो लिटरेचर में बहुत अच्छे हैं, या साइंस में, या आर्ट में, या सोशल सर्विस बहुत अच्छी उन्होंने की है अपनी लाइफ में, तो उनको नॉमिनेट किया जाता है। 3 जो 238 होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, वो चुन के भेजते हैं उन्हें। तो हाउ द मेंबर इज इलेक्टेड, ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, आप तो नहीं चुनते डायरेक्टली, जिनको आपने चुना है वो उनको चुनते हैं। तो देखो आप कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन उसमें पार्ट लेते हैं। मेंबर रिप्रेजेंट इन द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो असेंबली काउंसिल नहीं, जैसे दो होती है ना, विधानसभा, विधान परिषद, तो विधानसभा में जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डिंग टू द विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, इसे STP बोलते हैं, किसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव STP बोर्ड, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड से चुने जाते हैं। और जो आपके मेंबर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में आपने चुने हैं, जो आपने MLA चुने हैं वो उन्हें चुनते हैं। फिर और कौन होते हैं, फिर जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, जैसे दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके भी जो है इलेक्टेड मेंबर है वो भी चुनेंगे, वो भी ऊपर भेजते हैं। फिर रिलेटेड फैक्ट क्या है कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 1/3 मेंबर उसके क्या होते हैं, हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, मतलब बाहर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सेक्शन 154 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ए मेंबर ऑफ चूजिंग, अब जो मेंबर होते हैं जो चूज़ करते हैं, फिल द कैजुअल वैकेंसी, मतलब रिमाइंडर टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑफिस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है मेंशन। सिंगल ट्रांसफर वोट होता है, ईच MLA वोटेड ओनली वंस, एक MLA एक बार वोट करता है, इतना आपको याद रखना है। तो आगे ये कुछ एडिटोरियल्स हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, आपको न्यूज़पेपर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ इंडियन एक्सप्रेस का है, ये भी मैंने इसको ऐड किया, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का है, ये भी मैंने ऐड किया, ये आपके हिंदू का है, बता ही चुका हूँ, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फिर ये भी PM ने इनोग्रेट की रेल, ये भी कर दिया है। हेल्थ वाला भी मैंने कर दिया है इसमें, और मैंने रेशनल जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है उसका भी मैंने सारे इसमें अंदर ऐड कर दिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, छोटी सी रिवर है, उसका नाम है गंगा के बारे में। पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपने ये पढ़ा होगा, गंगा कहाँ से निकलती है, कैसे जुड़ती है, आज मैं यही बताऊँगा। थोड़ा थक गया हूँ, आज मैं यही बताऊँगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा आपको याद रहने के लिए। देखो, बद्रीनाथ से निकलती है, कौन सी निकलती है, अलकनंदा, बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा, और नीचे तक जाती है अलकनंदा, गंगा बनती है लास्ट में, ऋषिकेश के बाद, देवप्रयाग के बाद ये गंगा बन जाती है, गंगा। फिर आगे इसमें कौन सा आ जाएगा, ऋषिकेश आ जाएगा, फिर आगे हरिद्वार आ जाएगा। हरिद्वार के बाद ये कहाँ, प्लेन में पहुँच जाती है, तराई यूपी में एंटर कर जाती है। जो सबसे पहली रिवर अलकनंदा को आके मिलती है उसे बोलते हैं धौली गंगा, धौली गंगा। अभी यहाँ पे आपने ग्लेशियर्स देखे होंगे, क्लैश हुआ होगा, आपका धौली गंगा जो पावर प्लांट है, तपोवन पावर प्लांट है, वहाँ पे लोग मर गए थे,
तो धौली गंगा पे डेवलप किया जा रहा था। जब ये आके मिलती है तो उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। सबसे पहले जो आएगा वो विष्णु प्रयाग आएगा। विष्णु भगवान सबसे बड़े भगवान थे, सबसे बड़े भगवान विष्णु थे, सबसे ऊपर रहते हैं विष्णु भगवान। बद्रीनाथ तो ऊपर है ही शिव जी का, उसके नीचे फिर विष्णु प्रयाग। नीचे आओगे, नीचे जो येलो कलर में आप देख रहे हैं यह है नंदकर्णी, जहाँ पे ये मीट करती है इसे बोलते हैं नंद प्रयाग, उसी के नाम पे है तो याद रखोगे। नंदकर्णी जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसे नंद प्रयाग बोलते हैं। फिर आती है ये हरिपिंडार, ये पिंडार आके मिलती है उससे नीचे। आपने पिंडारियों का नाम सुना होगा, ये पिंडारी हिस्ट्री में अगर पढ़ी होगी तो पिंडारी सुना होगा। ये पिंडारी लुटेरे होते थे, अंग्रेज इन्हें लुटेरे बोलते थे, अंग्रेजों को लूटते थे। हमारे हिसाब से रिवॉल्यूस्ट हुए, अंग्रेजों जो हमारा लूटते थे अंग्रेज, वो अंग्रेजों को लूटते थे, तो अंग्रेज इन्हें दबाने के लिए बहुत सारी कमीशन बनाई थी। तो लुटेरे होते थे, जो इनके कर्म थे ना, जो कर्म ये करते थे वो गंदे कर्म करते थे, अंग्रेज बोलते थे ऐसे कि लूटते हैं तो कर्म इनके बेकार है। तो कहाँ पे आके मिलेंगी पिंडार, ये मिलेगी करण प्रयाग पे आके, करण प्रयाग पे आके। तो कर्म से याद रखो पिंडार गंगा। चलो ये तो हो गई इसकी। फिर केदारनाथ से निकलती है आपकी मंदाकिनी। कैसे याद रखो, आपने सुनी होगी ना एक बाइक सुनी होगी KTM। तो केदारनाथ से KT से निकलती है आपकी M, KT से निकलती है आपकी M, तो केदारनाथ से निकलती है आपकी मंदाकिनी, जहाँ पे ये मिलती है आके। क्योंकि केदारनाथ एक केदार आप सुनोगे तो केदार क्या बोलते हैं, केंद्र बोल देते हैं, आसमान बोल दो, केंद्र बोल दो, तो एक बड़ा रूप होता है। तो जहाँ पे मंदाकिनी आके निकलती है वो रुद्रप्रयाग उसको बोला जाता है, रुद्रप्रयाग। फिर आता है गंगोत्री से आपको पता ही है, आपको गंगा ओरिजिनेट होती है, इसी के नाम पे गंगा रखा गया गंगोत्री। तो वहाँ से निकलती है आपकी भागीरथी बहन है, गंगोत्री की बहन है भागीरथी, जहाँ से निकलती है। यहाँ पे गांधी जी की कुछ अस्थियाँ भी विसर्जित की गई थी गंगोत्री, यहाँ से निकलती है भागीरथी, और जहाँ पे मिलती है वो देवप्रयाग। जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उसे देवप्रयाग बोलते हैं, और आगे गंगा बन जाती है, आगे ये निकल जाती है, ये एंटर हो जाती है, यहाँ से यूपी में एंटर हो जाती है, ये आगे यूपी के अंदर आ जाती है, सॉरी यहाँ से आते ये यूपी का बॉर्डर आ गया, यूपी में एंटर होगी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इससे आगे ये भी चलेगी, तो पहले इससे आगे ये भी चलेगी तो कौन कौन सी रिवर, यहाँ तक नीचे जाके जो फराक्का जगह है बंगाल के अंदर, वहाँ पे डिवीज़न हो जाता है हुगली में और पद्मा में। हुगली और पद्मा में डिवीज़न हो जाता है, ये याद रखो। फिर आगे ऊपर से इसमें से ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तो जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में, वो आके मिलती है, फिर ये आगे चल के दूसरा नाम हो जाता है इसका। तो ये हो गई, ये आ गई। तो इसमें पहली ट्रिब्यूटरी रामगंगा निकलती है, रामगंगा। तो राम, फिर निकलती है आपकी गोमती, फिर घाघरा, गंधक, कोसी। राम की गोमती का घाघरा गंदा हो गया कोशी में गिर के, राम की गोमती का घाघरा गंदा हो गया कोशी में गिर के। ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि रिवर ऐसे बह रही है। अगर आप इस फेस करके ऐसे खड़े होगे तो आपका लेफ्ट हैंड इधर आएगा, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राम की गोमती का घाघरा गंदा हो गया कोशी में गिर के। चलो ये हो गई। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ये आ रही है आपकी गंगा, ठीक है ना। एक बार कुछ मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये आ रही है आपकी गंगा आ रही है, ये गंगा आ रही है, ये नीचे तक जा रही है। तो इधर से जो होंगी ऐसे होकर खड़े होंगे, इधर होंगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक में कौन सी सबसे पहले, इसकी यमुना आके मिलती है इसको इलाहाबाद के आसपास, प्रयागराज भी बोलते हैं इलाहाबाद को आजकल के। तो सबसे मिलती है इसके इलाहाबाद के आसपास, ये आगे जो मिलती है इसमें आके मिलती है तमसा। तो तमसा भी किस में मिलती है, गंगा में आके मिलती है, गंगा में तमसा। फिर मिलती है सोन रिवर, ये सोन रिवर पटना के आसपास मिलती है आगे। सोन रिवर और भी है, पुनपुन भी छोटी सी रिवर और भी है, पर आपको मेन याद रखनी है। तो यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, 3-4 नाम ये याद रखो। यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। अब हम आ जाते हैं यमुना, क्योंकि यमुना भी अपने आप में बहुत बड़ी रिवर है। आपने ताजमहल घूमने गए होंगे, यमुना पे बना हुआ है। तो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरीज है वो चंबल है, यमुना की चंबल, ठीक है। फिर सिंध है, बेतवा है और केन है। बेतवा, इसके बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व है, जिसका इशू, जिनको लिंक करने का इशू चल रहा है ना बेतवा और केन को, तो वो टाइगर रिजर्व बीच में आ रहा है। तो यही है कि चंबल, सिंध,
बेतवा और केन, अगर आप ऊपर जाओगे, यहाँ से जाओगे तो हिंडन भी कहीं ना कहीं दिखाई मिलेगी। तो ये सारी कौन कौन सी हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये सारी यमुना की। अब चंबल की कौन कौन सी हैं, बानस, कालीसिंध, चंबल और आपकी पराबती। ये किसकी हैं, चंबल की ट्रिब्यूटरीज़ है। अब आपको ये सब पढ़ना है ना, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से निकल रही है, ये सब आप खुद पढ़ लेना इस चीज़ के बारे में। तो इतनी वीडियो रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।